Hello students, I am now today in front of you with the postulate 2, Neo-Darwinism postulate 2. ओके हमने पहले पढ़ा था पोस्टुलेट 1। एक्चुअली में न्यू डार्विनिज्म इतना बड़ा टॉपिक है कि हम एक ही टॉपिक में न्यू डार्विनिज्म को फिनिश नहीं कर पाए थे। पिछले लेक्चर में हमने पोस्टुलेट 1 पढ़ी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम पोस्टुलेट 2 पढ़ेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम पोस्टुलेट 3 पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्योंकि न्यू डार्विनिज्म की तीनों पोस्टुलेट्स इतनी बड़ी बड़ी है कि हमें अलग वीडियो लेक्चर्स बनाने पड़े, तो नाउ वी स्टार्ट विद Neo-Darwinism postulate to natural selection। बट पहले नेचुरल सिलेक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे कि न्यू डार्विनिज्म क्या था। तो न्यू डार्विनिज्म एक्चुअली में द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी, जो कि डार्विन ने दी थी। तो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यू डार्विनिज्म को कंट्रीब्यूट करा वो थे 3 इंग्लैंड के और 3 अमेरिका के साइंटिस्ट। तो इंग्लैंड के थे ह्यूक्सले, फिशर एंड हेल्डेन। ह्यूक्सले के नीचे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि इसने न्यू डार्विनिज्म का जिक्र अपनी बुक इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस में किया है। अमेरिका के 3 साइंटिस्ट है, राइट, मुलर एंड डॉबझांस्की। डॉबझांस्की के लिए इसलिए अंडरलाइन है क्योंकि डॉबझांस्की की बुक है जिसमें नियो डार्विनिज्म को मेंशन किया गया है। तो बुक का नेम है जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर था कि भी हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यू डार्विनिज्म में 3 पोस्टुलेट्स दी। फर्स्ट इज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसमें हमने जीन म्यूटेशंस, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, ये सब कुछ पढ़ा था, जो कि मेरे पहले वीडियो लेक्चर में है विद पोस्टुलेट 1। सेकेंड इसकी पोस्टुलेट थी नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आज हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज आइसोलेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पोस्टुलेट 2 स्टार्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली में जो न्यू डार्विनिज्म ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विनिज्म वाले कंसेप्ट से टोटली डिफरेंट है। डार्विन ने क्या कहा था कि भाई नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। बट यहाँ पर न्यू डार्विनिज्म क्या कहता है कि भी जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ वो ड्यू टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और नॉन रैंडम रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ, और इसके साथ में एक और फोर्स ने एक्ट किया विच इज कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो 2 फोर्सेस थी जिनकी वजह से न्यू डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास आए। तो जो इसका फर्स्ट फोर्स है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, वो क्या स्टेट करता है कि किसी भी एनवायरमेंट में वो मेंबर जो कि बेस्ट अडेप्टेड हैं वो हाई रिप्रोडक्टिव रेट से रिप्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे इन कंपैरिजन टू द लेस अडेप्टेड मेंबर्स। और अगर यह प्रोसेस कंटिन्यू रही तो बेस्ट एडेप्टेड वाले प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे। तो इट स्टेट्स दैट दोज मेंबर्स विच आर बेस्ट एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट reproduce at a higher rate and produce more offsprings than less adapted members. If this continues, then they become predominant. तो अब जैसे नीचे जो डायग्राम बना हुआ है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें फर्स्ट है पेरेंटल जनरेशन। आपने अब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि जैसे 1/10 है, इट मीन्स आपने 10 सर्कल लगाने हैं और 1 मतलब आपने 1 को रेड करना है। रेड डिनोट्स द बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म। तो जब इसकी फर्स्ट जनरेशन आई तो आप देखोगे कि भी रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो गया है, 12 हो गए। 12 सर्कल लगाने जिनमें से 3 को रेड करना है, यानी कि बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन रेट हाई होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह आप सेकेंड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में देखोगे तो रेड सर्कल आपको ज्यादा दिख रहे हैं, और थर्ड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में देखोगे तो बहुत ज्यादा, ब्लू वाले तो बिल्कुल ही एलिमिनेट होते जा रहे हैं और रेड वाले सर्कल रह गए। इट मीन्स कि भी जो बेस्ट एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म थे उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई होने की वजह से वो प्री डोमिनेंट हो गए हैं पूरी की पूरी एनवायरमेंट के अंदर। क्लियर?
अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे कि भी विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। चार क्राइटेरिया है इधर हमारे पास। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज मोस्टली दोज इंडिविजुअल्स विच आर बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, these are generally healthier, more chances of getting food and mate, and they can better look after their offsprings. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि भी जो बेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सम ब्राइट कलर्ड स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी मेल बर्ड्स एंड फिश। तो इसमें अगर हम फाउल का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि जो फाउल का मेल कोक होता है, उसके सिर पर एक कोम्ब होता है, वो ब्राइटली कलर्ड कोम्ब है, और साथ ही उसके जो प्लूमेज प्लूमेज मतलब उसका फेदर पैटर्न बहुत ही ब्राइट होता है। तो इस तरह का फाउल, मेल फाउल, जिसकी कोम्ब साइज बहुत ही बढ़िया हो, ब्राइट कलर्ड हो, साथ ही उसका प्लूमेज भी अच्छा हो, वो एक फीमेल हैन को अट्रैक्ट करने में विन कर जाता है, जीत जाता है बाकी सबसे। तो this is the better chances of sexual selection due to the development of some bright colored spots on their body. थर्ड क्राइटेरिया की तरफ हम देखें तो those who are able to overcome the physical and biological environmental factors to successfully reach sexual maturity. And fourth criteria is कि जितनी भी ज्यादा यूजफुल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, उतना ही वो ऑर्गेनिज्म मोर ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकेगा। दिस डिनोट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव सिलेक्शन प्रेशर। Thus, natural selection of neo-Darwinism acts as a creative force and operates through comparative reproductive success. Accumulation of a number of such variations leads to the origin of a new species. तो किसी के भी अंदर अगर इस तरह की वेरिएशंस आ जाएंगी, then it leads to the origin of new species. It means leads to speciation. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली में जब हम डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म की पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मेंशन नहीं करते, बट दीज टाइप्स आर रिलेटेड विद द नेचुरल सिलेक्शन। और जब हम अपना कोर्स देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अलग से एक एज ए सेपरेट टॉपिक मेंशन किया हुआ है, बट दिस इज रिलेटेड विद दिस नेचुरल सिलेक्शन। सो मैंने इसको पोस्टुलेट्स के बीच में ही इंक्लूड कर दिया है। अगर न्यू डार्विनिज्म की पोस्टुलेट 2 आती है नेचुरल सिलेक्शन, तो आपने उसके अंदर टाइप्स मेंशन नहीं करनी, सिर्फ टाइप्स मेंशन नहीं करनी है, बट इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है उसको आपने नेचुरल सिलेक्शन के साथ सभी तीनों एग्जांपल्स को मेंशन करना है एज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट वही सारे एग्जांपल्स टाइप्स के अंदर भी आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों टॉपिक्स को आपस में कंबाइन कर दिया है। तो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट रिलेशनशिप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट इज स्टेबिलाईजिंग, एज नेम इंडिकेट कर रहे हैं, स्टेबल रहती है, बैलेंसिंग है, नॉर्मलाइजिंग है। तो हमने जैसे ये ग्राफ भी दिखा रखा है, तो जो बीच वाली लाइन है दैट डिनोट्स द एवरेज और नॉर्मल इंडिविजुअल्स विच आर कंजर्व्ड, यानी कि फेवर्ड। बट दोनों तरफ आप दोनों कॉर्नर्स पे देखोगे ग्राफ के, दीज आर द एक्सट्रीम करेक्टर्स। एक्सट्रीम मतलब या तो ओवर स्पेशलाइज्ड हो, या फिर वो लेस एडेप्टेड हो, या फिर मोर एडेप्टेड हो। दीज आर द एक्सट्रीम्स, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर हम सेकंड सिलेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, तो दैट वाज द डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव। आप देखोगे ग्राफ में कि बीच जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जा रही है, तो इट फेवर्स ओनली वन एक्सट्रीम। अब देखो दोनों तरफ नहीं उसने शेडेड रीजन शो किया, सिर्फ एक ही तरफ करा, यानी कि इट फेवर्स ओनली वन एक्सट्रीम एंड शिफ्ट्स द पॉपुलेशन मीन इन दैट डायरेक्शन। हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो थर्ड है डिसरप्टिव टाइप और डाइवर्सिफाइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन, जिसने कि दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर किया बट इंटरमीडिएट फॉर्म्स को एलिमिनेट कर दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी वजह से ग्राफ्स के अंदर क्या क्या हुआ। ये तो एक इन शॉर्ट आपको छोटा सा हिंट दिया गया कि 3 तरह की सिलेक्शन से 3 ग्राफ बने हुए हैं, उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जो 3 टाइप्स हमने अभी देखी, इनको हम डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में
पढ़ेंगे। डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमें डिफरेंशिएशन करने से ये पता चल जाता है कि किस में क्या क्या डिफरेंस है। और साथ ही जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हमें उस टाइम पर ये पता चल जाता है कि भी हम गलत तो नहीं लिख रहे। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग में डायरेक्शनल के डाल देंगे या डायरेक्शनल में स्टेबलाइजिंग के डाल देंगे। इसी तरह वो डिसरप्टिव वालों को भी आपस में इंटरमिक्स कर देंगे। तो इस मिक्सिंग को बचाने के लिए हमने इन तीनों टाइप्स की सिलेक्शन को डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही मुश्किल है इसको इस तरह से प्रेजेंट करना, मुझे बहुत टाइम लग गया इसको प्रेजेंट करने में। बट फिर भी मैंने इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले स्टेबलाइजिंग, एज नेम इंडिकेट कर रहे, स्टेबलाइजिंग मतलब स्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब कांस्टेंट अनचेंजिंग एनवायरनमेंट। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अनचेंजिंग कांस्टेंट एनवायरनमेंट में ऑपरेट होती है। बट इस तरह की सिलेक्शन रेयर होती है क्योंकि एनवायरनमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, रेयरली कांस्टेंट होता है। सेकंड है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है कि भी अगर एनवायरनमेंट एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तब ये अप्लाई होएगी। तो इट ऑपरेट्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इन वन डायरेक्शन। थर्ड है कि भाई हिट्रोजिनस टाइप का एनवायरनमेंट है तो इंडिविजुअल्स अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एडजस्टमेंट्स टू द हिट्रोजिनस एनवायरनमेंट्स। सेकेंड पॉइंट जब हम देखें तो जो स्टेबलाइजिंग है, इट इंट्रोड्यूसेस होमोजिनिटी इन द पॉपुलेशन। आप देखोगे भी साथ में जो डायग्राम बना हुआ है सारे के सारे ग्रीन सर्कल है, इसमें कोई रेड ब्लैक ब्लू किसी भी तरह का सर्कल नहीं है। तो इट मीन्स इट ब्रिंग्स अबाउट होमोजिनिटी इन द पॉपुलेशन। डायरेक्शनल में देखें तो इट ब्रिंग्स अबाउट प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब आप देखोगे कि जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि भी जिराफ पहले शॉर्ट नेक था, फोर लिम्स भी शॉर्ट थी, फिर धीरे धीरे उसकी नेक इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, फोर लिम्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तीसरे में देखोगे कि आप पूरी अच्छी तरह से नेक डेवलप हो चुकी है, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स। तो इट मीन्स जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं ओनली इन वन डायरेक्शन हो रहे हैं, यानी कि वन डायरेक्शन मतलब नेक को लॉन्ग होना है, फोर लिम्स को लॉन्ग होना है। तो दिस इज इन वन डायरेक्शन, सो इट ब्रिंग्स अबाउट प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेस हो रही है इसलिए प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। जबकि जो थर्ड वन डिसरप्टिव है, इट मेंटेन्ड बैलेंस बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म आप डायग्राम में देखोगे कि कई कलर्स के डॉट्स दिखा रखे हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है बट इन द बैलेंसिंग फॉर्म। थर्ड अगर हम इसका पॉइंट देखें तो जो स्टेबलाइजिंग है वो एवरेज और नॉर्मल ट्रेड्स को तो फेवर करती है और ओवर स्पेशलाइज लेस एडेप्टेड इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर देती है। जबकि हम डायरेक्शनल में देखें तो नॉन एवरेज या फिर स्पेशलाइज्ड फिनोटाइप्स को तो ये फेवर करती है और नॉर्मल इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर देती है। और अगर हम डिसरप्टिव की बात करें तो इट फेवर्स बोथ द एक्सट्रीम ट्रेड्स, जबकि जो नॉर्मल ट्रेड्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम इसी को कंटिन्यूशन में रखेंगे। पॉइंट्स पे आप ध्यान मत देना। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है स्टेबलाइजिंग का। तो क्या होता है कि भी जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, इट चेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस। इस तरह की म्यूटेशंस को एक्यूमुलेट नहीं होने देगी जो कि एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में स्पीसीज की फिटनेस को लोअर कर दे। तो इट चेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस दैट मे लोअर द फिटनेस ऑफ स्पीसीज इन द कांस्टेंट एनवायरनमेंट। जबकि जो डायरेक्शनल है वो इस तरह की एक्यूमुलेशंस को फेवर करेगी जो कि फिटनेस को इंक्रीज करेगी इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इट फेवर्स accumulation of those mutations that increase the fitness of population in the changing environment. अब हम थर्ड वन की तरफ देखें, डिसरप्टिव की तरफ, तो इंडिविजुअल्स विद एक्सट्रीम करेक्टरिस्टिक्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बेटर देन दोज विद द एवरेज करेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाए तो हम स्टेबलाइजिंग में इट टेंड्स टू अरेस्ट वेरिएंस एंड इवोल्यूशनरी चेंज बट मेंटेन्स एडेप्टिवनेस। डायरेक्शनल की तरफ जाए तो इट टेंड्स टू चेंज द एंटायर पॉपुलेशन मीन इन वन डायरेक्शन, जैसे कि क्लियर भी हो रहा है कि टुवर्ड्स द वन एक्सट्रीम, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिसरप्टिव की तरफ देखें तो इट इंक्रीज वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन एंड इवेंचुअली लीड्स टू स्पीसिएशन। अगर हम ड्रॉ करें कोई ग्राफ इन तीनों टाइप की सिलेक्शन के लिए, तो जो स्टेबलाइजिंग है, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफिकल
कर्व, तो बेल शेप की कर्व बनेगी ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सट्रीम ट्रेड्स। जहां पर एरो दिखा रखा है वो दोनों कॉर्नर्स एक्सट्रीम ट्रेड्स को शो करते हैं जो कि एलिमिनेट हो रहे हैं। और जब हम डायरेक्शनल की तरफ मूव करते हैं तो आप देखोगे कि जो बेल शेप्ड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आफ्टर डायरेक्शनल सिलेक्शन द एंटायर बेल कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द वन एक्सट्रीम, चाहे वो लेफ्ट की तरफ करे चाहे वो राइट की तरफ करे, सिर्फ एक ही एक्सट्रीम करेक्टर को वो फेवर करेगी। लेकिन जब हम डिसरप्टिव की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली में दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज रेयर, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बट जो एक्सट्रीम वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी फेवर होती है। तो एक्सट्रीम दोनों तरफ के फेवर हो गए, तो जो पीक, जो सिंगल पीक थी बेल शेप्ड, वो टू कर्व्स में डिवाइड हो जाएगी, तो टू पिक्स बन जाएगी। और जो मिडल में शेडेड पोर्शन दिखा रखा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स को डिनोट करता है। फिर हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो हमने जो पढ़ने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में एग्जाम्पल पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया, डायरेक्शनल में पढ़ना है केस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एंड डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, एंड डिसरप्टिव में हमने पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ द स्नेल इन द सी। आई थिंक इन दोनों स्लाइड से आपको तीनों टाइप की नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस पता चल गया होगा, और एग्जाम में भी आपको अटेम्प्ट करना इजी रहेगा। आप चाहे इसको डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में प्रेजेंट करो एग्जाम में, और चाहे पहले सिर्फ स्टेबलाइजिंग को एक्सप्लेन कर दो, फिर डायरेक्शनल को कर दो, फिर डिसरप्टिव को कर दो, ये आपकी विल है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, आप देखोगे कि इसमें 2 टाइप्स के कर्व बने हुए हैं। जो पहले वाला ए पार्ट है वो बिफोर सिलेक्शन है, और बी वाला आफ्टर सिलेक्शन है। तो हम पहले बिफोर सिलेक्शन की बात करेंगे। तो जो मीन है आपको दिख रही है बीच की लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट और नॉर्मल फॉर्म्स विच सर्वाइव, यानी कि कंजर्व होंगी। और जबकि दोनों कॉर्नर्स पे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीम मतलब ओवर स्पेशलाइज्ड, लेस स्पेशलाइज्ड या लेस एडेप्टेड इंडिविजुअल्स, ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब हम आफ्टर सिलेक्शन की बात करें तो आप देखोगे कि जो कर्व है वो नैरो हो गई है और टॉलर हो गई है। दिस शोज दैट मोस्ट इंडिविजुअल्स आर क्लोज टू द एवरेज, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स ज्यादा है। तो जितने भी इंटरमीडिएट या नॉर्मल फॉर्म्स थे वो फेवर होंगी, और बोथ एक्सट्रीम्स आर एलिमिनेटेड, और मीन रिमेन्स द सेम। दस इट इंट्रोड्यूसेस होमोजेनिटी इन द पॉपुलेशन, क्लियरली इंडिकेट हो रहा है होमोजेनिटी का। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया होती क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, हीमोग्लोबिन में होएगी एनीमिया। जब भी खून की कमी होती है तभी एनीमिया होता है। तो फिर क्या है कि भी आरबीसी जो है उसकी शेप चेंज होकर सिकल शेप्ड हो जाएगी। जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिखा भी रखा है कि ओरिजिनल शेप है सर्कल से टाइप की, और दूसरी जो है वो सिकल शेप बन गई है, चांद के जैसे शेप की। सेकेंड ये है सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया के लिए जो ये जो आरबीसीज हैं जो सिकल शेप्ड हो गए, दे इजिली डिस्ट्रॉयड इफ आरबीसी लीडिंग टू सीवियर एनीमिया। थर्ड ये है कि एच बी ए जो इसके है कि ये रिप्लेस बाय एच बी एस, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी लेस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और डेथ रेट रिड्यूस होके 20 से 40 ईयर्स तक हो जाएगा। 40 ईयर्स के बाद डेथ इज डेफिनेट। अब हम इसके जब बात करेंगे तो होमोजाइगस, अगर एच बी ए यानी कि इट रिप्रेजेंट्स इन द होमोजाइगस कंडीशंस नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और सिकल शेप बन गई अगर सभी आरबीसीज की, तो वो डिनोट होएगा एच बी एस। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि भी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है तो वो हिट्रोजाइगोट्स को प्रेफर करती है। एच बी एस यानी कि सिकल शेप भी है नॉर्मल भी है, तो दे बिकम्स हिट्रोजाइगोट्स। तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहां पर पर्सन्स विद दीज हिट्रोजाइगोट्स आर मोर फेवर्ड। क्योंकि इस तरह के हिट्रोजाइगोट्स मलेरियल पैरासाइट्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से मलेरियल इन्फेक्शन पर एक चेक रहता है। इसीलिए जो जितने भी अफ्रीका के इंडिविजुअल्स है, दीज आर हिट्रोजाइगोट्स विद एच बी एस टू प्रिवेंट मलेरियल डिजीज देयर। Thus, natural selection has preserved HbA/HbS heterozygotes along with normal HbA/HbA in malaria affected areas. तो ये सेम
कर्व है जो कि डिनोट कर रही है कि भी हेट्रोजाइगोट्स आर मोर फेवर्ड, और एलिमिनेट कौन से हो रहे हैं, एच बी एस साथ में एच बी ए। लेकिन एच बी ए फिर भी कंजर्व होते हैं, क्योंकि क्योंकि इनको हेट्रोजाइगोट्स भी बनाने हैं, तो अगर सारे के सारे हेट्रोजाइगोट्स हो गए, now we move towards the graphical representation of directional selection। आप देख, हमने पढ़ा अभी कि जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है उसमें एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस होएगी, दोनों एक्सट्रीम्स में से एक ही एक्सट्रीम करेक्टर को फेवर किया जाएगा, चाहे वो लेस एडप्टेड हो चाहे वो मोर एडप्टेड हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो कंजर्व हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन के एलिमिनेट हो रहे हैं और बाकी सारे कंजर्व हो रहे हैं। तो बिफोर सिलेक्शन नॉर्मल बेल शेप्ड की कर्व है, अगर हम आफ्टर सिलेक्शन देखें तो इंडिविजुअल्स विद वन एक्सट्रीम ट्रेड इज फेवर्ड, और जो नॉर्मल ट्रेड्स थे वो एलिमिनेट हो रहे हैं। तो एलिमिनेशन में आप देखो कि नॉर्मल ट्रेड्स हैं और डायरेक्शन जा रही है एक ही तरफ। देयरफॉर एवरेज करेक्टर ऑफ पॉपुलेशन मूव्स इन वन डायरेक्शन। जैसे कि हमने जिराफ का एग्जाम्पल अभी पीछे भी पढ़ा था कि भी इंडिविजुअल्स जो कि जिराफ्स लॉन्ग नेक के साथ थे उनकी फेवर की जा रही थी, और ओवर जनरेशन और जनरेशन उनकी जो नेक थी वो लॉन्ग होती चली गई और उनका फेवर हो गया, और जो स्मॉल नेक वाले थे वो एलिमिनेट होते चले गए। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट वाज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये मैंने ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्कोर टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसलिए लिखा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पोस्टुलेट 2 आ जाती है नेचुरल सिलेक्शन वाली, तो हमें टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं देना है, यानी कि स्टेबिलाईजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मेंशन नहीं करना है, सिर्फ पहले वाला पॉइंट लिखने हैं और बाद में ये एग्जाम्पल्स देने हैं, एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, एक डीडीटी रेजिस्टेंट, एक हमने एग्जाम्पल देना है सिकल सेल एनीमिया का, विच आर द एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उन्हीं में से हम डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये वाला कंसेप्ट स्टडी किया गया बाय द फिशर, फोर्ट एंड कैटलवेल। बेस ऑफ द स्टडी था उनका पेपर्ड मोथ विच इज बिस्टन बिटुलेरिया इन ग्रेट ब्रिटेन। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी पेपर्ड मोथ की वो ग्रे कलर के विंग्स के साथ थी, और उस टाइम पर जो ट्री ट्रंक्स थे वो लाइकन से कवर्ड रहते थे। तो लाइकन से कवर्ड रहने की वजह से उनकी जो ग्रे विंग्स थे वो उसके अंदर ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाते थे, यानी कि मिक्स हो जाते थे, और प्रीडेटर को पता नहीं चलता था कि इसमें मोथ भी लगा हुआ है, और उनकी पॉपुलेशन बच जाती थी। प्रीडेटर उनको खा नहीं पाता था, उसको पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप, मेनली इन मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और बहुत ज्यादा आई, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर सूटी होता चला गया, तो सब तरफ धुआं धुआं हो गया। जो ट्री ट्रंक्स थे जिनको लाइकन्स ने कवर्ड कर रखा था, अब लाइकन्स खत्म हो गए, तो ट्री ट्रंक सूटीनेस की वजह से बन गए डार्क। फिर क्या हुआ कि 1845 में मैनचेस्टर में, क्योंकि मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, मैनचेस्टर में एक ब्लैक कलर का मोथ अपीयर हुआ विच इज नोन एज कार्बोनेरिया और द मिलेनिक फॉर्म। 1848 में 10% मॉथ पॉपुलेशन ब्लैक हो गई, एंड 1898 तक 99% ऑफ टोटल मॉथ पॉपुलेशन इज ब्लैक। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि सूटी कवर्ड एरिया में जो ब्लैक मोथ थे वो कीमोफ्लैज हो गए, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स को पता ही नहीं चलता था कि भाई यहाँ पर ब्लैक कलर का मोथ भी प्रेजेंट है। तो नेचुरल सिलेक्शन ने यहाँ पर ऑपरेट किया और ब्लैक मोथ्स को फेवर करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर इस तरह के सूटी एरिया वाले ब्लैक ट्रंक्स पर अगर एक ग्रे विंग का मोथ आकर बैठ जाएगा, तो प्रीडेटर्स को उसी टाइम पता चल जाएगा और वो उसे खा जाएंगे। तो इस तरह से ओरिजिनल पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कम होती चली गई, ओरिजिनल मॉथ पॉपुलेशन कम होती चली गई, और ब्लैक कलर के मॉथ फेवर होते चले गए। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
सेकेंड एग्जाम्पल आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज। तो जिस टाइम पर पहले डीडीटी यूज में नहीं थी उस टाइम पर डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज की पॉपुलेशन डोमिनेटेड थी और वहां पर लेस डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डीडीटी यूज होती चली गई रेजिस्टेंट पॉपुलेशन स्प्रेड होती चली गई और डीडीटी रेजिस्टेंट वाली डोमिनेट, इस तरह से डीडीटी रेजिस्टेंट वाली डोमिनेट हो गई। तो ये आपको दिखा रखा है कि भी डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए और पॉपुलेशन एक ही तरफ मूव करनी स्टार्ट हो गई, यानी कि डीडीटी रेजिस्टेंट की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो गई, सेंसिटिव वाले एलिमिनेट होते चले गए। तो दिस इज द ग्राफ जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया कि बिफोर डीडीटी यूज एंड आफ्टर डीडीटी यूज एक तरफ के एलिमिनेट हो गए, यानी कि जो सेंसिटिव वाले थे वो एलिमिनेशन में आ गए और जो रेजिस्टेंट वाले थे वो कंजर्व होते चले गए। तो ग्राफ ने एक ही तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब हम डिसरप्टिव टाइप की सिलेक्शन को स्टडी करते हैं तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कि सेंटर में इस बार मीन वाली जगह पर शेडेड एरिया दिखा रखा है। तो मीन शो करता है एवरेज फिनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन और ये जो शेडेड रीजन अराउंड द मीन है ये है इंटरमीडिएट और नॉर्मल ट्रेड्स विच आर एलिमिनेटेड। एंड दोनों तरफ आप देखोगे कि लो एंड हाई एक्सट्रीम ट्रेड्स है विच आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो अब हम अगर आफ्टर सिलेक्शन की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि जो पीक है, जो बेल शेप्ड कर्व थी वो अब टू पीक्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि टू पीक्स बन गई हैं। तो इंडिविजुअल्स क्यों, क्योंकि ये डिसरप्टिव सिलेक्शन दोनों एक्सट्रीम ट्रेड्स को फेवर करती है। तो दोनों एक्सट्रीम ट्रेड्स को फेवर करते हुए दो पीक्स बन जाती हैं और जो बीच में शेडेड एरिया दिखा रखा है दैट वाज द नॉर्मल वंस या इंटरमीडिएट ट्रेड्स विच आर एलिमिनेटेड। और बोथ एक्सट्रीम्स के ट्रेड्स को फेवर कर दिया इसलिए उनकी टू पीक्स बन गई। तो सर्वाइविंग पॉपुलेशन कंटेन्स टू मेजर ग्रुप्स, दिस इज ग्रुप्स नॉट गैप्स। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखें डिसरप्टिव सिलेक्शन का। तो सी में 3 टाइप्स के स्नेल्स होते हैं, व्हाइट कलर्ड, ब्लैक कलर्ड एंड ब्राउन कलर्ड। तो क्या होता है, जो व्हाइट कलर के स्नेल है वो इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो बार्निकल से अपने आप को कवर करके रखते हैं जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको देख नहीं पाता। जो ब्लैक कलर के स्नेल्स होते हैं वो इनविजिबल रहते हैं क्यों, व्हेन रॉक इज बेयर। तो फिर वही बात है, प्रीडेटर उनको नहीं देख पाता और वो बच जाते हैं। लेकिन जो ब्राउन कलर के स्नेल्स हैं वो प्रीडेटर खा जाते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो उनको बार्निकल्स कवरिंग कर सकते हैं ना रॉक उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती। तो प्रीडेटर की नजर में वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं और प्रीडेटर उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से जो एलिमिनेट हुए वो हुए ब्राउन और दोनों एक्सट्रीम यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक आर फेवर्ड। तो दो पीक्स बन गई, एक व्हाइट के लिए एक ब्लैक के लिए, और जो बीच में शेडेड एरिया दैट वाज फॉर द ब्राउन स्नेल्स विच आर एलिमिनेटेड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माय दिस वीडियो लेक्चर। तो आई होप कि आपको मेरी ये पोस्टुलेट 2 पसंद आई होगी। मैंने बड़ी मतलब बड़ी मेहनत और टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है ये, मैंने बड़ा टाइम लगाया है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हुआ है तो प्लीज like my video lecture, subscribe my channel so that you get notification of my next video lecture. So please I request you to subscribe my channel and like my video.